गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे जो राहुल गांधी हैं। आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पार्लियामेंट से। तो हम बेसिकली कवर करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए, उनके ग्राउंड्स क्या होते हैं, उनके रेमेडीज क्या होती हैं, कौन कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं और कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, ये सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलें फिर आगे। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, आर्टिकल 102, आर्टिकल 191। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 बेसिकली बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पार्लियामेंट। आर्टिकल 191 हो गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए फ्रॉम असेंबली। आर्टिकल 102 पार्लियामेंट के लिए हो गया, आर्टिकल 191 उसके लिए स्टेट असेंबली के लिए हो गया। ठीक है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों के अंदर जो ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के वो एकदम सेम है। ठीक है, दोनों के ग्राउंड्स के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट असेंबली हो। अब देखते हैं कि इनके ग्राउंड्स क्या हैं। सबसे पहले आगे ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन का सबसे पहला ग्राउंड आता है अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी भारत की कोर्ट, कोई भी आपको जुडिशियल अगर सिस्टम अगर आपको कहता है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप लोगों की कोई भी लॉ या एक्ट नहीं बना सकते क्योंकि आप मेंटली इल हैं या मेंटली फिट नहीं है, तो उस केस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाए कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने जो लोगों से लोन पे पैसे लिए थे वो आप वापसी नहीं कर सकते, आपने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, तो उस केस में भी आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीसरा आता है नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि आप भारत के सिटीजन ही नहीं हो। ठीक है, बाद में कुछ पता चलता है कि आप सिटीजन नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स नकली थे, उस केसेस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। फोर्थ आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब हो गया कि देखो, मान लो मैंने इलेक्शन लड़े पार्टी ए से, मैंने उनका फंड यूज किया, उनका नाम यूज किया, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन जीता, मैं पार्लियामेंट या असेंबली में पहुंच गया। वहां पे जाने के बाद मैंने पार्टी बी ज्वाइन कर ली। ठीक है, उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, बेसिकली मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिफ्थ आता है होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद उसके अंदर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है ऐसा ऑफिस जहां से आपको फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हो या आपको मनी आने वाला हो। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए या काउंसिल मिनिस्टर्स जो स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे, उनके ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काउंट नहीं किया जाता। मगर यानी अगर कोई एमएलए, कोई एमपी अगर किसी ऐसे ऑफिस में है जहां से उसको फाइनेंशियल गेन आ सकता है, वो मिनिस्टर भी नहीं है, तो उस केसेस में उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काउंट किया जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई 1964 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए कि हमें पता कैसे चलेगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो एक ऑफिस है या नहीं है, वो डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की 1964 की एक जजमेंट थी, उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। पहला पॉइंट था हु मेक्स द अपॉइंटमेंट, कि आपको आपकी पद पे युक्ति कौन कर रहा है। ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है, उस बेसिस से पता चलेगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। दूसरा आता है कि हु गिव्स द सैलरी, कि आपको सैलरी कहां से आ रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट से आ रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आ रही है, सैलरी कहां से आ रही है, वो डिसाइड करेगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है या है। उसके बाद हु हैज द पावर ऑफ रिमूवल, मतलब आपको अपने पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, आपको हटाने की पावर किसके पास है, वो डिसाइड करेगा कि आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। लास्ट वन वो ये आता है कि पावर आपके पास क्या है, जो पावर एसोसिएटेड विद द पोस्ट, कि आपके पद के पास आपके पास क्या पावर है। ठीक है, अगर कोई आप आईएएस आईपीएस लोगे तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। ठीक है, मगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। मगर एक एमएलए एमपी अगर ऑफिस होल्ड करेगा तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, समझ आया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, उसको पता कैसे चलेगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। चलें आगे। अब आप देखो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191, इन दोनों ने हमें बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी फ्रॉम पार्लियामेंट और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए फ्रॉम असेंबली। ठीक है, मगर ये दोनों आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एक पावर देते हैं कि आप
बैठ के एक कुछ ग्राउंड्स और ऐड कर सकते हो कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स अगर और ऐड करने हैं तो पार्लियामेंट के अंदर ये दोनों आर्टिकल से उनको पावर मिलती है नए ग्राउंड्स ऐड करने की, ठीक है। यही पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके अंदर कुछ नए ग्राउंड्स ऐड किए गए डिस्क्वालिफिकेशन के, ठीक है। इसके अंदर पहला जो ग्राउंड ऐड किया गया वो है हेट्रेड एंड वायलेंस। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप दो ग्रुप्स को अगर आपस में लड़वा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कलर, रेस, इन सब पे अगर आप लड़वा रहे हो तो बेसिकली वो उस केसेस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपके असेंबली या पार्लियामेंट से, ठीक है। दूसरा आता है अनटचेबिलिटी। अगर किसी भी एमपी या एमएलए को अनटचेबिलिटी प्रमोट करते हुए पाया गया उस केस में भी डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। थर्ड आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया मिसयूज ऑफ पावर। बेसिकली चाचा विधायक हैं हमारे, या फिर आप किसी पार्टी को फोर्स कर रहे हो, किसी किसी बंदे को, किसी लोगों को फोर्स कर रहे हो आपकी पार्टी या किसी कैंडिडेट के लिए वोट करने के लिए, ठीक है, वो भी मिसयूज ऑफ पावर हुआ, उस केस में डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। या तो आपको डाउरी प्रमोट करते हुए, रेप के लिए, सती के लिए, या फिर क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन में अगर किसी भी केस में पाया गया तो उसके अंदर भी आपका डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। थर्ड आता है स्मगलिंग एंड टेरर एक्टिविटीज। अगर कोई भी ऐसी गुड्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किए हुए हैं, बाहर से लाना या बाहर लेके जाना मना है, उसका आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें आप पकड़े जाते हो तो उसके अंदर भी आपका डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंदर जो जो सब्सटेंस मेंशन है अगर आप उसको प्रमोट करते हो या उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए पाए गए ड्रग्स के अंदर, नार्कोटिक्स एक्ट के अंदर, तो बेसिकली आपका फिर से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद है टेरर एक्टिविटीज। आप किसी टेरर एक्टिविटीज में मिले पाए जाओ या फिर मेंबर ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैन हो या कुछ टेरर एक्टिविटीज में पाया जाए, उस केस के अंदर भी डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। चौथा आता है बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, या इलेक्शन रिलेटेड क्राइम। आपने बेसिकली रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर फ्रॉम द बूथ से, ठीक है, आपने बूथ से बैलेट पेपर ही चुरा दिया, उस केस के अंदर डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। बूथ कैप्चरिंग, अपने गुंडों को भेजना, बूथ कैप्चर कर लेना, उस केस के अंदर डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। तीसरा आता है नॉट गिविंग प्रॉपर अकाउंट ऑफ इलेक्शन टू इलेक्शन कमीशन। जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है उसके कुछ टाइम बाद उसको इलेक्शन कमीशन को एक प्रॉपर अकाउंट देना पड़ता है जिसके अंदर उसने बताना होता है कि उसने कितने पैसे खर्चे हैं। अगर कोई कैंडिडेट प्रॉपर अकाउंट नहीं दे पाता तो उस केस के अंदर भी उसका डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। ऐसा नहीं है जितने मर्जी पैसे खर्च कर सकते हो, आप जितने पैसे खर्च करोगे आपको एक एक पैसे का हिसाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आया। गवर्नमेंट जॉब, मतलब आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो और आपने इलेक्शन लड़ने से पहले रिजाइन नहीं किया, ठीक है, उस केस के अंदर भी डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है। सेकंड पॉइंट आता है सर वर्किंग इन अ कंपनी, ऐसी कंपनी में काम करना जिसकी 25% या उसके ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, उस कंपनी को सरकारी कंपनी माना जाएगा। और अगर उस कंपनी के अंदर आप काम करते पाए जाते हो, इलेक्शन लड़ने से पहले आपने रिजाइन नहीं किया, तो तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस किया गया हो डिसलॉयल्टी या फिर करप्शन के चार्ज में, ठीक है, उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट आता है एंटरिंग इन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हुआ जो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उनके साथ यही हुआ, उन्होंने खुद के नाम पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ठीक है, तो वो मिसयूज ऑफ पावर हुआ, ठीक है। बेसिकली आपने अपने नाम के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, उसको फंड्स का गलत यूज किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का गलत यूज किया, तो उसके अंदर बेसिकली उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। सेकंड आता है अपॉन कन्विक्शन। ये हुआ राहुल गांधी के साथ, ठीक है। आपको किसी कोर्ट ने 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई, उस केस के अंदर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली से जहां के आप पार्ट हैं, ठीक है। उनके साथ भी यही हुआ, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर 2 years, ठीक है। कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई और इसी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन आता है जो ये रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है 1951 की, इसके अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट है? नहीं, ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आया था 2020 के अंदर कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट पीपल एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट है या नहीं है, तो परमानेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर किसी को 2 साल की सजा होती है तो उस 2 साल के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मगर 6 साल बाद इलेक्शन फिर से लड़ सकते हो। 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मगर उसके फिर से इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कि हु डिसाइड्स कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना। ये कौन डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं करना, ठीक है। अब आता है इसके अंदर डिफेक्शन, अगर डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हो गए, राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, ये सब डिसाइड करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कि आपको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है अगर अदर मैटर हो गए, कोई और मैटर हुआ जो हमने 5 ग्राउंड्स पढ़े थे, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ एक्ट हुआ, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आपको कुछ गिल्टी पाया गया, तो उस केस में प्रेसिडेंट, एमपी के केस में गवर्नर, एमएलए के केस में डिस्क्वालीफाई करेंगे, ठीक है। बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की बाइंडिंग पावर हुई, ठीक है। अब अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है जो एमएलए एमपी का, उनके पास भी तो क्या कुछ ना कुछ तरीके होने चाहिए ना अपने आप को डिफेंड करने के। तो रेमेडी अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए एमपी को क्या मिलता है, ठीक है। उनको सबसे पहले जो वो है डिसीजन है उसको वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके वो अगर अपील करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि या तो वो उनकी पनिशमेंट को कम कर दे, ठीक है, या फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को ही कैंसिल कर दे। बट यहाँ पे एक बट आता है, बट ये है कि अगर आपके ऊपर करप्शन का चार्ज है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है, ठीक है। और अगर तीसरा जो लास्ट ऑप्शन ये आती है कि जो डिस्क्वालिफाइड एमपी या एमएलए है तो वो अपनी वापसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वो सीट तो खाली हो जाएगी, उसी सीट पर जाके फिर से इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट ऑन द वेकेंट सीट, जो सीट उसकी खाली हुई उसकी सीट पर जाके फिर से इलेक्शन वो लड़ सकता है, ठीक है। अब 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर, व्हाट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, ठीक है। उसका एग्जांपल देना, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके पास एक बाइंडिंग पावर है, ठीक है। जैसे बाइंडिंग पावर क्या है, उसने प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऑर्डर दिया, एड एंड एडवाइस दी कि आपको इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको मना कर देते हैं कि हम ये पावर नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो ये हो गया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो हम प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। अंडर आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर कोई भी गवर्नर या प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात मानने से मना कर दे तो बेसिकली उनको इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक के अंदर यही था। एक चीज और बचती है, क्वेजी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इससे हमें मिलता पता चलता है कि जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्वेजी फेडरल है, पूरा फेडरल नहीं है। क्योंकि आप देखो जो इलेक्शन जो आर्टिकल 102 हुआ, आर्टिकल 191 हुआ, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन है, पार्लियामेंट ने बनाया, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट को बेसिकली फॉलो ही करना पड़ेगा। वो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई नया लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली उनको ये लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या दिखाता है, क्वेजी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर यही था, मैंने आपको सारा प्री से लेके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ सब समझा दिया है, आपके अंदर कोई भी फैक्ट एंड फिगर नहीं छूटी है, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।